हेलो। चलिए, तैयार हैं आप सभी लोग? आज हमारी द लिविंग वर्ल्ड की लास्ट क्लास रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट तक हम कहाँ पहुंचे थे कल? लास्ट कोई बता सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचे थे हम? ये तो चलिए ठीक है, स्टार्टिंग है द लिविंग वर्ल्ड की। ये देखिए, यहाँ पे हम किन किन चीजों को डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज लिविंग देख लिया था, द यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, कितनी बायोडाइवर्सिटी आपको उसका नंबर याद हो गया है ना? टोटल 1.7 टू 1.8 अर्थ पर हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली है। मतलब ये वो आंकड़ा है ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज का जो अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ही स्पीसीज होगी, ठीक है, स्पीसीज और ज्यादा है, परंतु आइडेंटिफाई अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, क्लासिफिकेशन उसका कर लिया है, नॉमेनक्लेचर कर लिया है। फिर यहाँ पर हमने टैक्सोनॉमी क्या होता है इसको डिस्कस किया, सिस्टमैटिक क्या है ये डिस्कस किया, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर उसके रूल्स देखे। अब हम आज बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिक की। और आज हम इस कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट चैप्टर को मतलब खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलें तो हम आज की क्लास में, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए अगर आपसे कोई। अच्छा, कल हमने देख लिया था रिवीजन में फर्स्ट से कहाँ तक का? सेकंड, मतलब फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग क्या होता है? जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर कोई भी चीज डेवलप कर रही है खुद को, रेस्पिरेशन हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, कॉन्सियसनेस है, सेंसिटिविटी है, रिप्रोडक्शन है, अगर ये सारी चीजें हैं किसी भी चीज के अंदर, तो हम बोल देंगे कि वो लिविंग है। तो लिविंग के जो यूनिक फीचर है वो आपको समझ में आ गए थे, ठीक है। अब जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किए उसके यूनिक फीचर वो कौन कौन से थे? वो थे आपके ये रहे, ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, है ना। अब जब हमने ग्रोथ को देखा था तो ग्रोथ हमने देखी टू टाइप की थी। कितने प्रकार की है ग्रोथ? ग्रोथ टू टाइप की थी, एक्सटर्नल और इंटरनल, या इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ जो कि नॉन लिविंग में देखने को मिलती है, और इंटरनल ग्रोथ लिविंग के अंदर हमें देखने को मिलती है। इतनी कहानी समझ में आई थी आपको? ठीक है। जो लिविंग है उसके अंदर इंटरनल ग्रोथ होगी, मतलब कैसे? सेल का या तो साइज इंक्रीज होगा या फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, इसके थ्रू, मतलब सेल साइकिल के थ्रू ये डेवलपमेंट या ग्रोथ को शो करेंगे। जबकि नॉन लिविंग में सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, फिर हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो रिप्रोडक्शन भी मेनली हमें, सॉरी, हाँ, रिप्रोडक्शन भी आपको टू टाइप को देखने को मिला था। कितने प्रकार का देखा था रिप्रोडक्शन? दो प्रकार का, है ना जी। फर्स्ट इज ए सेक्सुअल। अच्छा, क्या आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ नहीं आती है? अगर किसी को भी राइटिंग में इशू हो तो बता दीजिएगा, है ना। स्पेलिंग वगैरह वैसे तो सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी हुई होती हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वो तो आपको समझाने के लिए स्पीड में लिखा जाता है ताकि चीजें फिर भी ओवरऑल सेट होती जाए आपके माइंड में। फिर भी अगर स्पेलिंग में मीनिंग समझ नहीं आते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में आपने एक देखा था ए सेक्सुअल और सेकंड सेक्सुअल। अभी समझ आ रहा है? अभी राइटिंग आपको समझ आ रही है? ओके, थोड़ी थोड़ी आ रही है, फिर भी ना आए तो देख लेना, आप बता देना, है ना। चलिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक कैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है और सेम अपने जैसे डॉटर सेल को क्रिएट करता है, जन्म देता है। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अलग अलग मोड देखे थे हमने, कैसे? रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, एक्सेट्रा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स, फर्स्ट इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल, पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जो नई संतान जन्म ले रही थी वो कैसी थी? अपने पेरेंट्स से डिफरेंट थी। क्लियर है?
अब डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। मेटाबॉलिज्म भी हमने डिस्कस कर लिया था, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, यही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। कॉन्शियसनेस क्या है, फीलिंग सेंसिटिविटी, ठीक है, अगर कोई भी चीज हो रही है, घटना दुर्घटना, तो उसको आप फील कर पा रहे हैं, यही क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो ये तो हो गए आपके यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके बेस पे आप बोलेंगे वो लिविंग है या नॉन लिविंग। अगर ये रहेंगे तो लिविंग है, नहीं तो नॉन लिविंग है। ओके, हाँ, इनमें से कुछ डिफाइनिंग थे और कुछ फंडामेंटल थे। अब फंडामेंटल डिफाइनिंग क्या होती है ये भी आपको समझ आ गया था, बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलिए, लाइफ स्पेन आपको समझ में आ गया था। लाइफ स्पेन तो जन्म से लेकर जब तक डेथ ना हो जाए वो जो पूरा टाइम होगा वही क्या है, आपका लाइफ स्पेन है। और लाइफ स्पेन अलग अलग हो सकता है क्योंकि डेथ किसी भी एज में हो सकती है, तो वो लाइफ स्पेन उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है, लाइफ स्पेन समझ में आया। फिर आ गए थे हम बायोडाइवर्सिटी। क्या गए थे, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 12th में भी डिस्कस करेंगे, लास्ट यूनिट है ना। तो याद रखना है बायोडाइवर्सिटी क्या है, अर्थ पर एक साथ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का सरवाइव करना, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। क्या है ये, बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी समझ में आया। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज भी थी, ये जो रिप्रेजेंट करती है बायोडाइवर्सिटी को, कि एक अर्थ पर एक्वाटिक एनिमल्स भी हैं, लैंड पर जो रहते हैं वो भी, और एयर में जो बर्ड्स वगैरह हैं वो सारे हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी है, यही बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स की इतनी सारी वैरायटी है, और एनिमल्स की इतनी सारी वैरायटी है, माइक्रोब्स की इतनी सारी वैरायटी है। तो इतनी सारी वैरायटी में से अभी तक जितनी आइडेंटिफाई कर ली है उनका नंबर याद रखना है आपको, कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन, जिनमें से 1.25 क्या है, एनिमल्स हैं, एंड 0.5 मिलियंस क्या है, इनमें प्लांट्स हैं। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीसीज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है, टेक्सोनॉमी में या क्लासिफिकेशन में एक स्थान दे दिया गया है, उनका नामकरण कर दिया गया है, और उनके जैसे नाम का कोई अदर आपको ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। चलिए, अब हमने देखा था कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम उनको किस तरीके से पहचाने, क्या उनके कैरेक्टर से, अगर मान लीजिए एक रूम में 100 लोग हैं तो 100 लोगों को क्या उनके कैरेक्टर के बेस पे याद रखना आसान है या उनके नाम से याद रखना आसान है। तो आप कहेंगे नाम ज्यादा अच्छा रहेगा, तो नाम आप कैसे रखेंगे, नाम को भी रखने से पहले आप उसके पहले कैरेक्टर्स देखेंगे ना, उस कैरेक्टर के बेस पर ही नाम रखेंगे ना, है ना। अब जैसे प्लांट, प्लांट कितने सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं प्लांट बोल रही हूँ तो आपको कुछ कैरेक्टर्स माइंड में क्लिक हो जाएंगे कि प्लांट तभी कहेंगे जब वो कैरेक्टर्स उसके अंदर होंगे। जैसे मैं बोलूँ ये बॉटल है, इसको मैं प्लांट बोल रही हूँ, तो क्या ये प्लांट है, आप कहेंगे कैसी बात कर रही हैं, ये तो प्लांट बिल्कुल नहीं है। तो नाम याद रखना आसान है, लेकिन आप प्लांट रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं इसे, बिकॉज इसके कुछ प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसके अंदर नहीं है। जैसे प्लांट ग्रीन कलर का होता है ना, और इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब खुद से खुद का खाना पकाता है, बनाता है। क्लियर है, तो ये सारे फीचर्स क्योंकि इसमें नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये तो प्लांट बिल्कुल नहीं है। तो नाम रखना ज्यादा आसान है, लेकिन नाम उसके कैरेक्टर के बेस पर रखा जाएगा। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप कहाँ डिस्कस करेंगे, मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म को याद रखना, याद कैसे रखेंगे, नाम रखेंगे, जब नाम कैसे रखेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू, मतलब नॉमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस जो कि क्या है, टेक्सोनॉमी की एक बोल सकते हैं पार्ट है। ओके, अब नाम कैसे रखेंगे, उसके कैरेक्टर्स के बेस पे, उसके आइडेंटिफिकेशन के बेस पे। तो ये सारी चीज जहां हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या है, किसी अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके, उसके कैरेक्टर्स को मेजर करके, आइडेंटिफाई करके उसका नाम रखना और क्लासिफिकेशन में एक जगह दे देना, ताकि उसे आसानी से हम पहचान सके। उसका नाम अगर कहीं भी लिया जाए तो उसकी इमेज क्लिक हो जाना चाहिए आपके माइंड में, यही क्या है, टेक्सोनॉमी है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी आपको समझ में आई। टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें आपको मेजर करनी है, CINC। CINC का क्या मतलब हुआ, सी का मतलब कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले जो अननोन ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जैसे मान लीजिए इसको आप लोग क्या बोलते हैं, फोन, अभी पता चला, इससे पहले नहीं बोलते थे हम इसे फोन,
तो कैसे पता चला? कुछ इसके कैरेक्टर्स होंगे, पहले वो देखे, फिर उसे रिलेट किया कि इसका काम किसकी तरह है, टेलीफोन की तरह या सिस्टम की तरह है, फिर उससे रिलेट करा मतलब आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उसका नाम रख दिया स्पेसिफिक कि फोन, मोबाइल फोन इसे बोलेंगे। कहीं भी बोलिए आप, घर में बोलो, बाहर बोलो, किसी और इंसान से बोलो, तो समझ जाएगा कि फोन की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है। ठीक है, फिर उसको एक जगह दे दी जाएगी कि किसी इलेक्ट्रॉनिक किस जगह पर ही मिलेगा, सब्जी मार्केट में आपको नहीं मिल जाएगा फोन, है ना? तो अगर आपको फोन लेना है, फोन चाहिए, तो आप उसी शॉप पर जाएंगे। ओके, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? वैसे ही कैरेक्टराइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या? क्लासिफिकेशन। मतलब किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उसका पहला स्टेप ही रहेगा कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या होगा, जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म है उसके ऐसे कैरेक्टर को देखा जाएगा जो आसानी से आपको विजिबल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कलर, हाइट, ये सारी चीजें कैरेक्टराइजेशन में करेंगे। जैसे आपको उसकी कैरेक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा, मतलब लक्षण समझ में आ जाएंगे कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म के, कि कैसा दिख रहा है, क्या कलर है, क्या साइज है, क्या शेप है, क्या वेट है, एक्सेट्रा, फिर आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नॉन ऑर्गेनिज्म से, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले से पहचान लिया गया है, उनमें सिर्फ एक नहीं कई सारे होंगे, कई सारे में सबसे ज्यादा कैरेक्टर जिसके साथ मैच करेंगे हम उसे उसके साथ सेट कर देंगे, उसकी क्लास में उसे रख देंगे, मतलब फाइलम बोल सकते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन इज अ सेकेंड प्रोसेस, जिसमें हम क्या करेंगे, अननोन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को मैच करेंगे नॉन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? ओके, सो आइडेंटिफिकेशन भी हमें समझ में आ गया था। फिर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। जब हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया था, ये पता चल गया था कि किसके जैसा दिखता है, तो अब हम इससे मिलता जुलता ही इसका क्या रख देंगे, नाम रख देंगे, नेमिंग कर देंगे उसकी। क्लियर है? सो नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस जिसमें अननोन ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक या फिर साइंटिफिक नेम रखा जाता है, और ये नेम ऐसा होता है जो कि क्या होता है, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसके जैसा कोई अदर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब जब नाम रख दिया है तो हम इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, स्पेशल इसकी क्लास बना देंगे, फाइलम बना देंगे, किंगडम बना देंगे, ये सारी चीजें। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई थी कल की क्लास में। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया था, तो हम फिर से दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, बता देते हैं क्यों पढ़ रही है, आपका रिवीजन है। आज हम टेक्सोनोमिक हेरेरिकी की बात करेंगे, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर उसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, क्योंकि ठीक है, ये सारी चीज इसलिए पढ़ रहे ताकि आपको टेक्सोनोमिक हेरेरिकी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, अब सिस्टमैटिक क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं बोलूँ क्या कि जो सिस्टमैटिक है वो टेक्सोनोमी का ही बड़ा भाई है या उससे ज्यादा एडवांस है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्सोनॉमी में क्या हो रहा है, अननोन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं हम, उसका कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं एंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जबकि सिस्टमैटिक में भी ये सारी चीज है, बस इसमें एडवांस है, प्लस है। मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के साथ हमने प्लस किया है इसमें फाइलोजेनी को। इसको फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड किया है। ऐसे रिलेशनशिप जो ये बताते हैं कि इसके पूर्वज कौन थे, किससे इसका विकास हुआ है, मतलब पुराने एंसेस्टर्स की स्टडी इसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो सिस्टमैटिक भी आपको समझ में आई, जिसमें हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिसे फाइलोजेनी भी बोलते हैं, विकासवादी संबंध भी बोलते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी हमें समझ आ गई थी। ओके, अब हमने कैरेक्टराइजेशन देख लिया था कैसे करेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो भी कैरेक्टर्स हैं जो विजिबल हैं उसको मैच करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में नोन ऑर्गेनिजम्स हैं उससे मैच कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, ये भी हमने समझ लिया था। फिर हमने नॉमेनक्लेचर, हाँ आ जाइए यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर देखा था। तो नॉमेनक्लेचर में हमें इसकी दो ब्रांच दिखाई दी थी कि नॉमेनक्लेचर हम दो तरीके से करेंगे, ICZN, ICBN। अगर कोई अननोन प्लांट मिलता है, क्या मिलता है, प्लांट, तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ICBN के अंदर करेंगे, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल, बॉटनी मतलब क्या होता है, बॉटनी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट, जिसमें प्लांट की स्टडी की जा रही है। तो अगर प्लांट मिल रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसका नाम रखना है, तो उसे हम क्या ICBN के अंदर नहीं रख सकते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। वैसे अगर कोई अननोन एनिमल मिला, माइक्रोब्स मिले, क्या मिले, एनिमल मिला, एनिमल याद रखिए आप, माइक्रोब्स नहीं। ठीक है, तो अगर कोई अननोन ऑर्गेनिज्म मिला जो कि एनिमल है, तो उसे हम ICZN के अंदर उसका नामकरण करेंगे।
ठीक है। अब ये जो नामकरण है इतना आसान तो नहीं था, तो क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। तो फिर क्या था? जो नामकरण है उसकी कुछ रूल्स होंगे, उन्हें फॉलो करते अगर हम जाएंगे तो हम आसानी से नामकरण कर सकते हैं। अब आपको याद रखना नामकरण क्या है, नेमिंग की एक प्रोसेस है। इसमें अगर कोई प्लांट मिल रहा है तो उसे हमें इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर से नेमिंग करनी है, और कोई एनिमल मिल रहा है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से उसकी नेमिंग करनी है, नॉमेनक्लेचर करना है। क्लियर है? चलिए अब अच्छा, नॉमेनक्लेचर का मेन मुद्दा क्या है, क्यों नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है साइंटिफिक रूल से? ताकि उसके जैसा और अदर ऑर्गेनिज्म ना हो। अब इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, कोई बता सकता है? बाई मतलब होता है क्या? दो। क्या होता है? दो। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसका साइंटिफिक नेम रखा जा रहा है, कौन सा नेम? साइंटिफिक नेम रखा जा रहा है, उसमें कितने भाग होंगे? उसके दो भाग होंगे, दो पार्ट होंगे। जैसे आपका नाम होगा, उसमें कुछ सरनेम होगा। जैसे मेरा नाम है दीपशिखा, सरनेम इज द परमार, सो दीपशिखा इज द फर्स्ट नेम, परमार इज द सेकंड नेम। वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका अगर हम नाम रखेंगे तो उसके कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे, दो पार्ट्स होंगे। इसमें पहला पार्ट जो इंडिकेट करेगा इसके जीनस को, किसको करेगा? जीनस को। एंड सेकेंड नेम इसके स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? इसके दो भाग होंगे, पहला वर्ड जीनस को इंडिकेट करेगा जबकि दूसरा वर्ड स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। अच्छा, ये दोनों ही जो नाम के वर्ड हैं उन्हें हम किस लैंग्वेज में करेंगे? लैटिन में। लैटिन एक लैंग्वेज है, लेकिन इसे रिटर्न लिखेंगे कैसे? इटैलिक में। आपने देखा होगा इटैलिक में वर्ड थोड़े से टर्मिनेट हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, यही इटैलिक है। ठीक है, प्रिंटेड करेंगे तो क्लियर है। अब अगर हम इसे हैंड रिटर्न कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो दोनों नाम, जैसे यहाँ पर हमने लिखा जीनस और बगल में लिखा स्पीसीज, अभी मैंने किस तरीके से लिखा? दोनों के जो वर्ड है वो कैपिटल कैपिटल में लिखे। जबकि रियल में क्या होगा, अगर तरीके से हम इसको देखें तो इसमें जो पहला वर्ड है नेम का, नाम का, वो कैसा होगा? फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, जो जीनस को इंडिकेट कर रहा है। जैसे जीनस, तो जीनस का पहला वर्ड मैं कैपिटल लिखूंगी, फिर स्मॉल। ठीक है, और स्पीसीज का जो पहला वर्ड है मुझे स्मॉल ही लिखना है। ठीक है, कहानी समझ में आई आपको क्या बोलना चाह रहे हैं हम? पहला वर्ड जीनस का हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो कोई भी हो, और स्पीसीज का स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, दूसरा अगर लिख रहे हैं तो आपको दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है, मिक्स अंडरलाइन नहीं करना है, ये इसका रूल है। ओके, क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई थी? तो ये इसके रूल्स लिखे हुए थे आगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे होमोसेफियन, मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा इनकरेक्ट हो सकता है, देखिए इसको जैसे ये लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, किसका है? मैंगो का है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैं इसे लिख रही हूँ तो क्या होगा साइंटिफिक रूल तरीके से? कैसे लिखूंगी मैं कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, तो एम को कैपिटल लिखेंगे, अब बाकी क्या होंगे? मैंजीफेरा के स्मॉल होंगे, जैसे मैंजीफेरा। और जो स्पीसीज का है इंडिका, उसमें भी स्मॉल रहेगा। क्लियर है? अब मुझे इसे अंडरलाइन करना है तो मैं इसे ऐसे अंडरलाइन करूंगी सेपरेटली। ओके, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, ये रूल है इसका। तो ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई थी, ये इसके रूल्स हैं। रूल्स हमने पढ़ ही लिए थे। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन की ओर चले। हम क्लासिफिकेशन की ओर। ओके, तो जब आप क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इसकी कुछ सीरीज देखने को मिलती है, स्टेप देखने को मिलती है। ठीक है, टेक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसमें आपको टर्म मिलेगी जिसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक श्रेणी या वर्ग की श्रेणी भी बोलते हैं इसे, या वर्ग की पदानुक्रम भी बोलेंगे। ये एक सीरीज है। क्या है? सीरीज। जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट स्टेप होती है, फिर सेकेंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है, सिक्स होती है, सेवंथ होती है, एट्थ होती है, ऐसी सीरीज। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें टोटल 7 सीरीज होंगी। कितनी सीरीज होंगी? 7। ओके, यही क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो देख लीजिए, अभी आपको हो सकता है नहीं समझ में आया होगा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कुछ नहीं है, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया है, अब इसको आपको क्लासिफिकेशन में रखना है। अब क्लासिफिकेशन में आप ऐसे तो नहीं रख देंगे ना, क्या उठा के ऐसे ही क्लासिफिकेशन में रख देंगे? नहीं रखेंगे। क्लासिफिकेशन में रखने से पहले आप मैच करेंगे कि इसका स्पीसीज किससे मैच कर रही है। क्या ये एनिमल्स में डॉग है या कैट है?
या काऊ है या ह्यूमन है। ओके, तो आप पहले मैच करेंगे कि इसकी स्पीसीज क्या है, फिर उसका जीनस देखेंगे कि स्पीसीज जो है मैच कर गई, लेकिन जीनस किससे मैच कर रहा है। ओके, फिर फैमिली पे जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए, टेक्सोनोमिक कैटेगरी ये एक सीरीज है, पदानुक्रम है, जिसके द्वारा इस सीरीज के थ्रू इसको फॉलो करते हुए हम अननोन ऑर्गेनिज्म को एक क्लासिफिकेशन में एक पर्टिकुलर स्थान दे देते हैं, और इसका यूज हम किसकी हेल्प से करते हैं, की हेल्प से करते हैं। की मतलब कुंजी, चाबी जिसे बोलते हैं। तो की क्या होता है, कुछ नहीं है, हम एक कपलेट्स बनाते हैं इसमें, शायद अभी ये इसके आपके सिलेबस में नहीं है। की क्या है, हो सकता है आप आगे सुने। ये पार्ट है टेक्सोनॉमी का, जैसे टेक्सोनॉमी की भी बोलते हैं। इसमें हम दो एक कपलेट्स लेते हैं, कपलेट्स मतलब चाय पीने वाले कपलेट्स नहीं, उसे कपलेट्स बोलते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट होता है और दूसरा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, जो भी ऑर्गेनिज्म अननोन है उसको आपको मैच करना है इस स्टेटमेंट से। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में पहला पेयर है कि ये यूनिसेलुलर है। ओके, अगर यूनिसेलुलर है तो आगे आप 1 पे जाइए, नहीं ये मल्टी सेलुलर है तो आगे आप सेकंड पे जाइए। अब मान लीजिए इसके नीचे 1 लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसके नीचे 2 स्टेटमेंट है, बगल में 2 लिखा है उसके नीचे 2 है। तो अगर यूनिसेलुलर है तो 1 पे आपको आना है। अब 1 में आप देख लीजिए कलर ग्रीन है या ग्रीन नहीं है, मोबाइल है या मोबाइल है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही टैक्सोनॉमिक की है। ये आपको याद अभी नहीं रखना है, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। तो टैक्सोनॉमिक की के थ्रू हम क्लासिफिकेशन तक पहुंचते हैं, और क्लासिफिकेशन में क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पार्ट है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, ये एक सीरीज है क्लासिफिकेशन तक पहुंचने की। सिंपल सिंपल आप समझिए, जैसे ये सीरीज है, आपको इस जगह पर पहुंचना है, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो आप इसको चढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ इसको चढ़ते हुए क्रॉस करते हुए आप यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये जो स्टेप्स है यही क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब पदानुक्रम श्रेणी है, और इसको क्रॉस करते हुए जाएंगे। अब जो श्रेणी है उसे बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इतनी कहानी समझ में आई। तो देखिए, अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ रैंक और लेवल इन द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, ऑर्गेनिजम्स का हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का एक लेवल ही है, जिसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। देयर आर 7 obligate, okay, हाँ, there are 7 obligate categories and some intermediated categories, ठीक है। इसमें टोटल कितनी कैटेगरीज होंगी, 7 कैटेगरीज होंगी। अब वो 7 कैटेगरीज क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं हम। आ जाइए आगे, आगे ये भी देख लीजिए। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। समझ में आया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, कुछ नहीं है, एक पदानुक्रम है, कोई श्रेणी है जिसमें टोटल 7 सीरीज हैं, जो क्या करेंगी, अननोन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन तक पहुंचाने में मदद करेंगी। अब वो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या हायरार्की है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि वो जिसमें 7 सीरीज है, जिसको चलते चलते क्रॉस करते करते आपको वहां तक जाना है, वो सीरीज और कुछ नहीं है, वो ये है। हाँ जी, तो ये रही आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो 7 सीरीज की बात कर रहे हैं हम, वो यही सीरीज है। अब इन सीरीज से आपको कैसे चलना है, ये बात आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, यहाँ पर किंगडम दिख रहा है, फिर उससे नीचे आपको दिख रहा है फाइलम, फिर क्या दिख रहा है, क्लास, फिर क्या दिख रहा है, ऑर्डर, फिर क्या दिख रहा है, इस फैमिली, फिर क्या दिख रहा है, जीनस, देन स्पीसीज। ओके, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे। अब जैसे अगर आपसे पूछते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, आप बोलेंगे सेल को। तो सेल एक सबसे टाइनी या छोटा छोटा पार्ट है आपकी बॉडी का, जिससे मिलकर पूरी बॉडी या इंडिविजुअल तैयार हो रहा है, ठीक है। वैसे ही जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है या क्लासिफिकेशन है, उसकी बेसिक इकाई, बेसिक यूनिट ही क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। सबसे पहले हम स्पीसीज मैच करेंगे, और स्पीसीज हमें समझ में आ गई, जाति हमें समझ में आ गई, हम उसके जीनस से उसका मेल करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज को हम कहाँ रखेंगे, एक जीनस में, और कई सारे जीनस हैं, उन्हें हम रखेंगे एक फैमिली के अंदर, और कई सारी फैमिली है सेम दिखने वाली, तो उसे हम रख देंगे एक ऑर्डर के अंदर, और उसके जैसे मिलते जुलते और ऑर्डर्स को हम एक क्लास के अंदर डाल देंगे, और इसके जैसी कई सारी क्लास को हम, अगर एक कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं समथिंग समथिंग, एक फाइलम में, फाइनली एक किंगडम में हम इसको डाल देंगे। अब आप कहेंगे ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो समझने के लिए बहुत आसान है। स्पीसीज को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंसान, ह्यूमन,
क्या? ह्यूमन। इंसान क्या है? एक जाति है। जैसे मैं इंसान हूं, जो सुन रहा है मुझे वो क्या है? इंसान है। अब आप कहेंगे मतलब ये कि जो कैरेक्टर्स, जो मॉर्फोलॉजी, जो हैबिटेट, जो बिहेवियर मेरा है सेम एज आपका है। ओके, अगर मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ तो आप भी ऑक्सीजन ही ले रही हैं। क्या अलग से CO2 ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इंसान है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं बोलूंगी क्या हमारी स्पीसीज हम एक बोल दें? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बोल सकते हैं ना। क्यों? मैं भी ऑक्सीजन ले रही हूँ, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारी स्पीसीज एक ही ना हुई। ठीक है, तो हम एक ही जाति के मतलब संबंध रखते हैं। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, तो हम दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं, या हम सबको मिलाकर हम बोल सकते हैं कि वी आर द होमोसेपियंस, क्योंकि हमारी एक ही स्पीसीज है। क्लियर है? तो जब आपको आपकी स्पीसीज पता चल जाती है तो अब आप सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई भी बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है वो इंसान जाति का है। ठीक है, तो आप उसे इंसान के घर में रखेंगे, जंगल में तो नहीं रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल हम घर में ही रखेंगे ना, उससे छोटा सा है, बालक है। ठीक है, तो अब जो उसकी वो है कैटेगरी जिसको हम ह्यूमन बोल रहे हैं, इंसान बोल रहे हैं, दैट इज स्पीसीज। ठीक है, अब वो स्पीसीज किससे मैच कर रहा है? मान लीजिए आपके घर में 20 लोग हैं, 20 में से 4 चाचा, 4 बुआ, ये सारी चीजें, तो अब जिससे उसका डीएनए मैच कर जाएगा वो उसका बच्चा रहा। ठीक है, अब आप डाउटफुल है कि किसका बच्चा, वैसे ऐसा नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि आप जैसे, अच्छा ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप, हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे हुए हैं, एक दिन में 10 बच्चे हुए हैं, और उन 10 बच्चों को एक बर्थ रूम में लेके जाया जाता है किसी एक प्रोसेस के लिए, वहां पर ले जाया गया है और रख दिया है। अब वहां पे आपका बच्चा खो गया है, वैसे ऐसा नहीं होता, बहुत केयरफुली सारी चीजें होती हैं, लेकिन मान लीजिए खो गया वो बच्चा, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसका डीएनए मैच करके। तो डीएनए जिससे मैच कर जाएगा आप उसको वो बच्चा दे देंगे ना, कहेंगे ये तो मेरा बच्चा है क्योंकि इसका डीएनए मुझसे मैच कर रहा है। दैट इज जीनस। क्या है ये? जीनस। जीन का स्ट्रक्चर आपका उसकी तरह है या उसका आपकी तरह है, मैच कर गया 95%, तो बोल देंगे 100% कि आपका ही बच्चा है। वैसे ही स्पीसीज मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, जहां पर एक ही प्रकार के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो एक ही स्पीसीज है। मान लीजिए एक जगह पर 50 काऊ खड़ी हुई है, या एक जगह पर 100 डॉग हैं, कुत्ते हैं, 20 बिल्लियां हैं, तो यहाँ पर कितनी स्पीसीज देखने को मिल रही है मुझे? 3, काऊ की, डॉग की, कैट की। तो कैट एक अलग स्पीसीज है, भले उसमें 20 है। डॉग एक अलग स्पीसीज है, काऊ एक अलग स्पीसीज है। क्लियर? अब जो कैट है, जो 20 कैट है, उनको मैंने एक स्पीसीज में रखा क्योंकि वो सेम दिख रही हैं, लेकिन उनमें से कौन सी बेबी कैट किसकी डॉटर या बच्ची है, या फिर बोल सकते हैं उनमें से किसकी मदर कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जीनस से। जीनस से। ठीक है, उसको उसी जीनस में डाल देंगे। क्लियर है? आपको समझ में आया? जैसे आप एक स्पीसीज हैं, ह्यूमन इज अ स्पीसीज, लेकिन आपके फादर का नाम जो भी है एक्सेट्रा, जैसे मेरे फादर का नाम सुरेंद्र सिंह है, तो वो मेरे जीनस रहे। क्लियर है? अब जीनस सेम है, मतलब मेरे पापा, चाचा, ये सब कुछ सेम है, तो इन्हें एक फैमिली में डालेंगे। वो फैमिली क्या रही? दीपशिखा परमार। तो परमार इज अ फैमिली। ठीक है, अभी आप कहेंगे आपने तो फैमिली जो सेकेंड नेम है परमार, उसको तो आपने स्पीसीज जीनस बताया। बिल्कुल सही है। पहला नाम हमेशा स्पीसीज को इंडिकेट करेगा, जैसे दीपशिखा एक इंसान का नाम है, परमार क्या है? जीनस है उसके, ये बताएगा किस फैमिली से बिलोंग, सॉरी मतलब आप समझिए थोड़ा सा, फैमिली मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे किस कैटेगरी से, किस जीनस से बिलोंग कर रहा है, इंसान, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अगर एक ही प्रकार के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसको हम स्पीसीज बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, डॉग, इंसान, जानवर, ये सब अलग अलग स्पीसीज में आते हैं। तो इंसान एक स्पीसीज है, उसमें कई सारे लोग हैं। ठीक है, अब उन कई सारों में से जिसकी जो फैमिली उसमें रखते जाएंगे तो ये जीनस हो गया। अब उनकी भी सब बड़ी फैमिली होंगी। ठीक है, जैसे गोत्र वगैरह जो भी बोलते हैं, पूर्वज, उसको हम उस फैमिली के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो एक फैमिली के अंदर एक नहीं कई सारे जीनस हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आपके दादा हैं, ये दादाजी, इनके 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों के एक एक दो दो बच्चे हैं, इनका एक बच्चा है। ठीक है, फिर इनके भी अपने एक बच्चे हैं। क्लियर है? तो ऐसा समझिए दैट इज स्पीसीज। क्या है ये? स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो बच्चा है वो एक स्पीसीज है। अब ये बच्चा किस, इसके माँ बाप कौन है? वो जीनस हो गया। जैसे मान लीजिए ये इसके माँ बाप हैं, तो ये जीनस हो गया। अब इनके जो माँ बाप हैं वो ये रहे।
तो ये क्या हो गई, इनकी फैमिली हो गई, ठीक है। सो फैमिली में जो हेड है वो ये दादाजी हो गए। तो मतलब फैमिली में कितने जीनस, बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकते हो, कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। स्पीसीज में कई सारी अलग अलग वेराइटी नहीं देखने को मिलेगी, स्पीसीज एक होगी और वो स्पीसीज को हम जीनस में रखेंगे, और जीनस में कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं जो इससे मैच करेंगी, और अगर बहुत सारे ऐसे जीनस हैं तो उन्हें हम एक फैमिली में डाल सकते हैं, और कई सारी अगर फैमिली हमें मिल जाती हैं तो हम इसे एक ऑर्डर में डाल देंगे। ऐसे कई सारे ऑर्डर अगर होंगे, कई सारे मतलब कुछ और भी ऑर्डर्स होंगे, तो उन्हें हम एक क्लास में रख देंगे, और अगर क्लासेस और मिल गई हमें अदर ऑर्गेनिजम्स की थोड़ी जो सिमिलरिटी को शो कर रही हैं, उसे एक फाइलम में रख देंगे, और फर्दर जो सभी फाइलम्स में मतलब थोड़े से कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, इनको एक साथ हम एक किंगडम के अंदर रख देंगे। क्लियर है? सो किंगडम क्या है, सबसे हाई क्लास है क्लासिफिकेशन की, जबकि सबसे लोएस्ट या सिंपलेस्ट क्लास क्या है, स्पीसीज है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें से आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि सबसे इजी कहां तक पहुंचना है किसी भी अननोन ऑर्गेनिजम्स का, जैसे मान लीजिए उसका डायरेक्ट मुझे किंगडम बताया है, तो उसके फीचर्स को आसानी से आइडेंटिफाई में कर सकती हूँ, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म की मुझे स्पीसीज बताइए उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड कौन ज्यादा है? तो बिल्कुल किंगडम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक किंगडम में फाइलम मुझे मिल जाएंगे और उस फाइलम में कई सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, उसमें उसकी क्लास में पर्टिकुलर क्लास के अंदर ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, और भी सारे फैमिली देखने को मिलेगी, जीनस देखने को मिलेगा, स्पीसीज देखने को मिलेगी। जबकि स्पीसीज पर्टिकुलर होगी तो स्पीसीज से यहाँ तक पहुंचना थोड़ा आसान है, जबकि यहाँ से यहाँ तक आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बेसिक यूनिट इसलिए हम इसे बोलते हैं स्पीसीज को। कहानी समझ में आई? तो ये आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। याद रख लीजिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में 7 सीरीज हैं। फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड इज फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। याद हो गया? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मुझे तो याद हो गया, आपको याद हो गया? फिर से बोलिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ए किंगडम इज अ हाईएस्ट यूनिट, ठीक है। मतलब फाइनल आपको यहीं तक जाना है। अब आप कहेंगे कैसे, इसमें कंफ्यूजन कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें हम किसके अंदर रखेंगे, प्लांटी के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? प्लांटी के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो अब प्लांटी के अंदर मैंने कोई एक प्लांट है उसे रख दिया है, तो उसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? नहीं। वही अगर मैं बता दूं कि इसकी स्पीसीज ये है, या जो भी इसका साइंटिफिक नेम है, तो आप आसानी से बता सकते कि अच्छा ये तो प्लांटी के अंदर आता है, और कोई एनिमल है तो उसे हम बोलेंगे अच्छा ये तो एनिमिलिया के अंदर आता है। क्लियर है? कहानी समझ में आई? कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो उसको स्पीसीज से यहाँ तक पहुंचाना आसान रहेगा, लेकिन यहाँ से उल्टा नहीं आ सकते आप। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यही क्लासिफिकेशन की आपकी सीरीज है जिसे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? तो ये आपकी एनसीईआरटी का जो पेज है इसको आप समझ जाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे अननोन ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम की। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अननोन है, अब उसको कैसे हमें क्लासिफिकेशन तक पहुंचना है, तो उसका कॉमन नेम होगा। सेकेंड बॉक्स में उसका बायोलॉजिकल नेम, जिसे साइंटिफिक नेम बोलते हैं, वो रहेगा, या बॉटनिकल नेम। अगर प्लांट है तो बॉटनिकल नेम, एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम, और दोनों को मिला के साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम बोल देंगे। फिर थर्ड पे इसका जीनस होगा, फिर फैमिली होगी, ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फाइलम होगा। ठीक है, समझ में आई इतनी कहानी? चलिए अब एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट में आपको देखेगा मैन, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन। अच्छा, ह्यूमन जो है, मेन जो है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन। बिल्कुल सही। देखिए होमोसेपियन, ये देखिए दो वर्ड है इसमें। अब पहला वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? जीनस को। सेकंड वर्ड स्पीसीज को। तो इसका जीनस क्या हो गया? होमो हो गया। ठीक है। फैमिली, अच्छा जीनस, ऑर्डर, जीनस, चलिए ठीक है। स्पीसीज भी हमें समझ में आ गई, स्पीसीज क्या हो गई इसकी? सेपियन हो गई। ठीक है, एपिथेट जिसे हम बोलते हैं। फिर इसकी फैमिली क्या हो गई? होमिडियन। ठीक है, फिर ऐसी ऑर्डर पे जाएंगे, फिर आप क्लास पे जाएंगे कि क्लास क्या है? मेमेलिया। एंड फाइनली आप फाइलम तक जाएंगे। फाइलम इसका क्या है? कॉर्डेटा। एंड किंगडम एनिमिलिया। समझ में आया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, आगे हम देखेंगे सेकंड उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी बेस पे हम इन सबका ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे। मैंगो का करेंगे, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसकी जीनस है, ऐसे आगे चलते 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 हम के क्लासिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी के इस पेज को एक बार रीड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो भी डाउट लगते हैं आप पूछ लीजिएगा। तो ये आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ में आई।
समझ में आ गई टेक्सोनॉमिक हायरार्की जिसे हम बोल रहे हैं। ये क्या है, सीरीज है, पदानुक्रम है अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का। सबसे पहले हम उसकी स्पीसीज देखेंगे क्या है, किससे मैच कर रही, कैट है, डॉग है, काउ है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में मतलब होमोसेपियन में है। फिर हम उसके जीनस को मैच करेंगे, किससे मैच कर रहा है, एनिमल है तो जानवर से कर रहा है, इंसान से कर रहा है, किससे कर रहा है, या बर्ड से कर रहा है, ठीक है। फिर इसकी फैमिली को मैच करेंगे, फिर इसके ऑर्डर को, फिर इसकी क्लास को, फिर इसके फाइलम को, एंड फर्दर इसके किंगडम तक हम पहुंच जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन कुछ इस वे में आप लोग करेंगे। इतनी कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। आ गई आपको इतनी कहानी समझ में अच्छे से? कोई डाउट यहां तक है क्या, कोई डाउट? नहीं, चले आगे चले अब हम। चलिए, अब कुछ यहाँ पे आपको टर्म्स शायद इसके भी हो सकती है, पर एक बार देख लीजिए, आगे काम आएगी आपके। जैसे ये हर्बेरियम शीट आपसे कोई पूछ सकता है, या हर्बेरियम क्या होता है, वनस्पति संग्रह। तो हर्बेरियम का मतलब होता है एक सीट पर ड्राई प्लांट को पेस्ट करना, उसका नेमिंग करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, मतलब उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इसी को हम हर्बेरियम बोलते हैं। हर्बेरियम शीट आपने स्कूल में भी कभी बनाई होगी, जिसमें आप क्या करते थे, जैसे आप बचपन में करते थे, बुक के अंदर से किसी ने रोज दिया या आपको रोज अच्छा लगा, आपने अपनी बुक के अंदर रख दिया। जैसे भगवान के पास जाते हैं मंदिर में आराधना पूजा करने, तब भगवान का रोज लेके आते हैं, ऐसा मानना होता है कि भगवान का रोज अगर या फिर फूल अगर बुक्स के बीच में रख देंगे तो बहुत सारी विद्या आ जाएगी अचानक से। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, बुक्स के बीच में दबा देते हैं। अब दबाने के बाद कई सालों बाद, कई टाइम बाद उसे खोलते तो सूखा मिलता है, ओके। तो वो क्या है, ड्राई प्लांट है। उसी को हम क्या करेंगे, एक सीट पर अगर चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे, और उसके बारे में लिख देंगे कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है ना, फिर उसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, किंगडम क्या है। यही क्या है, हर्बेरियम सीट है। क्या, ड्राई प्लांट को, ड्राई पेस्ट प्लांट को एक सीट पर पेस्ट करना, और उसकी जो भी डेट मतलब इंफॉर्मेशन है जर्नली उसको लिखना, यही हर्बेरियम सीट है। अब इसमें क्या लिखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, साथ ही साथ वो लोकेशन जहां से आपने उस प्लांट को प्राप्त किया था, उसकी लोकल लोकेशन, उसकी टाइमिंग, ये सारी चीजों को यहाँ पर लिखते हैं। यही क्या है, हर्बेरियम सीट है, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके। तो अच्छा, डेड प्लांटेड होते हैं, आपको याद रखना, चलिए देख लीजिए। हर्बेरियम इज अ प्लांट वेयर ड्राई एंड फ्रीज प्लांट स्पेसिमेन mounted on sheet are kept systematically according to a widely accepted system of classification, ठीक है। समझ में आया क्या है ये? अब यहाँ पे इसके वो मिल जाएंगे आपको अलग अलग, ओके। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद ये बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन ये आपको देखने को मिल गया। तो बॉटनिकल गार्डन एक टाइप के गार्डन है जिसमें हम लिविंग प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, रखते हैं। देयर आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, बस इतना याद रखना है इसमें आपको, ठीक है। लिविंग प्लांट का कलेक्शन करते हैं, ये बॉटनिकल गार्डन है। म्यूजियम होते हैं ऐसे, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जूलॉजिकल पार्क तो आप पढ़ेंगे आगे चल के क्या होते हैं जूलॉजिकल पार्क। और फाइनली हम लास्ट चैप्टर तक पहुंचे, एक्स्ट्रा एडिशनल था, बाकी आपका टेक्सोनॉमिक हायरार्की तक है एनसीईआरटी का। ये पेज आपको याद रखना है, कौन सा पेज, ये वाला, हाँ जी, ये पेज आपको पढ़ना है घर पर, ये आपका वर्क है, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एंड ऐसे चलते चलते हम फाइनली जो भी एडिशनल चीजों से स्किप करते हुए पहुंच गए अपने लास्ट के चैप्टर पे। सो थैंक यू। समझ में आया आपको ये चैप्टर? अच्छा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे छोटा चैप्टर है, स्पीड में हमने इसे क्विकली क्लियर किया है ताकि आपके बेस क्लियर हो जाए। यहाँ पर बेस क्लियर हो गए तो अब हम सेकंड अपने लेक्चर पे आ जाएंगे, इसमें जो भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। चलते हैं, हम आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ओके।